बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं मियाँ नवाज शरीफ, और इनके बहुत सारे अच्छे कारनामे भी हैं, बहुत सारे अजीब काम भी किए हैं। नवाज शरीफ साहब जब भी अपोजिशन में होते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और जब उनका हुकूमत में आने का मूड होता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत में आते हैं। चाहे 97 है, चाहे उससे पहले वाली हुकूमत है, चाहे 2013 है, तब भी मियाँ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी साज़बाज की थी। और उसके बाद जिस तरह मियाँ साहब को निकाला गया वो भी एक तरह की ज़्यादती थी। फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो मियाँ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दोबारा खेल खेला, अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवाया, इमरान खान को जेल में डलवाया, डील करके पाकिस्तान वापस आए, और फिर अपनी बेटी को वज़ीर आला और अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवा दिया। हालांकि इलेक्शन में मियाँ साहब हार चुके थे। मियाँ साहब की बड़ी अच्छी और तगड़ी सियासत थी पाकिस्तान में, और ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गई, अभी भी मियाँ साहब की सियासत बाकी है, लेकिन बहुत बुरी तरह तबाह हुई है। 2024 के इलेक्शन में मियाँ साहब की पार्टी सीटें नहीं जीत पाई, और बहुत बुरी तरह उन्हें शिकस्त हुई थी, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की छाप उनके ऊपर लग गई थी। और आज भी ये सूरत हाल है कि मियाँ साहब अगर इलेक्शन लड़ें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो तमाम वो लोग जो इंडिपेंडेंट अपनी ओपिनियन रखते हैं, या वो लोग जो न्यूट्रल ओपिनियन देते हैं, या वो लोग जो चले PMLN के हमायती भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि अगर आज भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो मियाँ साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आसिफ अली जरदारी और मियाँ साहब मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। क्या मियाँ साहब की सियासत का रिवाइवल हो सकता है, ये तो वक्त बताएगा, और मियाँ साहब की जो सियासी पॉलिसी है वो बताएगी। लेकिन जो पॉलिसी मियाँ साहब इस वक्त चल रहे हैं ना, इस पॉलिसी के साथ रिवाइवल मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तानियों के गिले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जर्नैलों ने जिस तरह सियासत की है उससे पाकिस्तानी खाइफ हैं बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तानियों को ये लगता है कि ज़्यादातर मसाइल इन्हीं की वजह से। देखिए, फ़ौज के बारे में अवाम की राय थोड़ी मुख्तलिफ है। फ़ौज के लिए बहुत मार्जिन है आज भी अवाम के अंदर। अवाम ये समझती है कि ये बॉर्डर पे भी लड़ते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई भी लड़ते हैं, और एक आम फौजी जो है वो इन चीज़ों के लिए उतना जिम्मेदार नहीं है, अवाम ये समझती है। लेकिन जो पॉलिसी साज हैं वो पूरी फ़ौज को सियासत के अंदर घसीटते हैं, और फिर उनके कहने पर ही फ़ौज गोली भी चला देती है, अपने लोगों पर भी चला देती है। अब जो गोली चलाता है वो तो एक बेचारा आम सोल्जर है ना, लेकिन वो हुक्म को पूरा कर रहा होता है, हुक्म को मान रहा होता है। तो ये जो पॉलिसियां बनाने वाले हैं, इनकी वजह से इदारे और अवाम के बीच में खलीज तो पैदा हुई है। अब जो पार्टी अपने आप को इदारे के साथ लिंक करती है या उसके साथ जोड़ती है, उसके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, वो अवाम में गैर मकबूल हो जाती है। यही काम मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है। जब तक मियाँ साहब अपनी पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब का जो सियासी रिवाइवल है वो हो पाएगा। अब आज़ाद कश्मीर में क्योंकि मियाँ साहब को अकेले भागने का मौका मिला, और मियाँ साहब अकेले भागे हैं उस इलेक्शन की दौड़ में, तो मियाँ साहब पहले नंबर पर आए। क्योंकि पीपल्स पार्टी तो हो या ना हो वो एक ही बराबर है, तो तय था इलेक्शन। मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ मियाँ साहब को हुकूमत बनाकर दी जाएगी, और गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने आपको पहले बता दिया था कि वहाँ पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाकर दी जाएगी। तो ये फॉर्मूले पहले से तय थे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया था, तो मैदान बिल्कुल खुला था। तो अकेले भाग के मियाँ साहब जो है वो पहले नंबर पे आए, अपनी हुकूमत बना रहे थे। मियाँ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। ये वैसे तो बड़ी हौसले वाली बात है कि हार जीत होती रहती है इलेक्शन में। मियाँ साहब भी इलेक्शन हारे हैं, यास्मीन राशिद से भी हारे हैं, और जो इलेक्शन हुआ वहाँ हज़ारा में मियाँ साहब का, वहाँ पे भी मियाँ साहब इलेक्शन हारे हैं, मानसेरा में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अगर आप हार जाएं तो बड़े दिल से हार को तस्लीम भी करना चाहिए। मियाँ साहब इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उन्होंने हार तस्लीम नहीं की, उन्होंने दिल बड़ा नहीं किया, बल्कि यास्मीन राशिद साहबा को लगातार जेल में रखा गया है, जिनकी सीट पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कब्जा किया लाहौर में। और ये जो मियाँ साहब ने कब्जा किया, इसकी वजह से मियाँ साहब काफ़ी मजबूर भी हैं, क्योंकि ये सीट बड़ी कमज़ोर है। जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, मियाँ साहब को दीवार के साथ लगा देगी, और इतना गंदा कर देगी कि मियाँ साहब बाद में सफाइयाँ ही देते रहेंगे। या मियाँ साहब को दिल बड़ा करते हुए, हौसला पैदा करते हुए हार मान लेनी चाहिए थी, और मियाँ साहब को यह कहना चाहिए था कि मैं यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गया हूँ,
लिहाजा मैं बड़े दिल से इस हार को तस्लीम करता हूं। इसको कहते हैं हौसला। लेकिन मियां साहब इलेक्शन तो हार गए, हौसले के मैदान में भी हार गए। मियां साहब को हौसला रखना चाहिए था, इतने बड़े लीडर का, जो 3 मरतबा पाकिस्तान जैसे मुल्क का जो एटमी कुव्वत है उसका वजीर आजम रहा हो, और वो इतनी जल्दी हौसला हार जाए कि एक खातून से वो इलेक्शन हारा और उससे हार ही नहीं मानी गई, बल्कि वो डट के खड़ा हो गया, नहीं जी नहीं, मैं वो इलेक्शन ले लिया, उन्होंने चोरी कर लिया, आधी रात को आरओई तब्दील कर दिया और करके जैसे भी किया। तो मियां साहब कहते हैं इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। हौसला तो आप तब हार गए जब आपने हौसला ही नहीं किया अपनी हार तस्लीम करने का। एक और बात मियां साहब ने कही कि मेरे 3-4 साल में डॉलर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। ये बयान जो है मैंने चेक किया, सारा डाटा निकाला 2013 से लेके 2017 तक का, तो उस डाटा के मुताबिक रुपए की कदर कम हुई थी। मियां साहब कह रहे हैं कि डॉलर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। जब मियां साहब की हुकूमत आई तो 98 का था। जब मियां साहब की हुकूमत खत्म हुई, यानी मियां साहब को वजारत उज़्मा से हटाया गया, बाद में भी मियां साहब की अपनी हुकूमत थी, शाहिद का खान अब्बासी को लगाया गया था, इसहाक डार ही वजीर खजाना थे, लगभग 110 के आसपास, 98 से इनको मिला था। इमरान खान को जब हुकूमत मिली थी तो 129 रुपए का था। यानी मियां साहब को जब हुकूमत मिली थी तो डॉलर था 98 का, इमरान खान साहब को जब हुकूमत मिली थी तो डॉलर था 129 रुपए का। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को 178 की मिली और आज 278 रुपए का डॉलर है, और ये 300 से ऊपर भी जा चुका है। बीच में इतना ज़्यादा एक जंप लगा था, लेकिन आज 278 रुपए का ये बहुत महंगा है। और ये इसहाक डार साहब की पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान यहां पे पहुंचा। ये बात सारे मानते हैं। आप जब भी कभी पाकिस्तान का पूरा ऑडिट कर लें आप इकोनॉमी का, तो आपको पता चलेगा कि इसहाक डार साहब के फैसलों ने कितना नुकसान पहुंचाया। और मियां साहब के लगाए हुए जो IPPs थे, जो मियां साहब ने अपने दौरे हुकूमत में लगाए, उन IPPs ने जो बिजली के मंसूबे लगाए गए, जिनमें यह मुआहदा किया गया कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको बिल अदा करेंगे। ये जो मुआहदा किया गया, जिन लोगों के साथ किया गया, जिसमें बड़े बड़े कमीशन थे, इन मुआहदों ने पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ के रख दी। आज मियां साहब कहते हैं जी हम कमाल काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब दिन ब दिन हालात बेहतर कर रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि मईशत भी नीचे जा रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। डॉलर देखें आपके सामने, पेट्रोल की कीमतें पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा हमने बढ़ा दी हैं, बदअमनी भी पाकिस्तान में बढ़ रही है। जब सारे हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं तो मियां साहब कह रहे हैं कि उनका भाई बहुत अच्छे काम कर रहा है। और जब इमरान खान ने पूरी दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था कोरोना वायरस के खिलाफ, तो मियां साहब कहते हैं वो दौर बहुत बुरा था। देखें, किसी की अच्छी चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। मियां साहब ने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम किए हैं। यानी जब एक प्रेशर आया मियां साहब के ऊपर, जब एटमी धमाका करना था, तो कम से कम उस दौर में एस्टेब्लिशमेंट ने किया हो, मियां साहब ने किया, मिलजुल के इन्होंने एटमी धमाके तो कर ही दिए थे ना। तो ये क्रेडिट जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त थे उन सबको जाना चाहिए। तो इमरान खान को भी बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट जाना चाहिए। मियां साहब को अपना दिल बड़ा करना चाहिए कि बहुत सारे काम इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे किए थे, जिन पे आजकल उनकी बेटी, उनका भाई जाकर अपने नाम की तख्तियां भी लगा लेते हैं बाद औक़ात। नादरीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि आइन और कानून सियासी जमातों को एहतजाज की इजाज़त देता है, लेकिन वो सहूलत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मैसर नहीं है। यानी ये इन्हें वो सहूलत नहीं दी जा सकती क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर 9 मई का इल्ज़ाम है, ये राणा सनाउल्लाह ने कहा। तो मामला ये है कि कल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की किसी और पॉलिटिकल पार्टी से अगर लड़ाई हो जाएगी तो वो उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाएं और वो ये कहें कि इनको हमने कोई जलसा जुलूस नहीं करने देना, कोई सियासी एक्टिविटी हमने इनको नहीं करने देनी, ये इलेक्शन जीतेंगे भी तो हमने इनको नताइज नहीं देने, तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? देखिए, 9 मई अपनी जगह पे है, वो अब एक कानूनी मामला है, वो अदालतों में चलने दीजिए, वहां पे सबूतों की बुनियाद के ऊपर फैसले होने दीजिए। अदालतें जाने और 9 मई जाने, आप सबूत ले आए, CCTV फुटेज ले आए, बाकी चीज़ें ले आए, शवाहिद ले आए, उसकी बुनियाद पे आप लोगों को सजा दिलवाएं। कई जगह पे लोग बाइज्जत बरी भी हुए हैं, कई जगह पे लोगों को सजाएं भी हुई हैं। तो 9 मई को खालिसतन एक कानूनी मामला रहने दिया जाए तो बेहतर है। अब इसकी बुनियाद पे आप ये तय नहीं कर सकते कि लोगों को ये हक ही नहीं है कि वो एहतजाज करें। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर आप फर्ज कर लेंगे 9 मई में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग एहतजाज करने निकले भी, अव्वल तो तहरीके इंसाफ बड़ा कैटेगोरिकली कहती है, इमरान खान साहब भी, कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और CCTV चोरी जिन्होंने
की है सीसीटीवी फुटेज, वही इसके लिए जिम्मेदार है। और वो ये कहते हैं कि जानबूझकर नकाबपोश भेजे गए जिन्होंने तोड़फोड़ की है, हमारा तो इससे लेने देने ही कोई नहीं है, वो ये कहते हैं। लेकिन आप फर्ज कर लें कि अगर फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो करोड़ों उनके वोटर्स हैं, आप चंद हजार लोगों की बुनियाद के ऊपर कैसे फैसला कर सकते हैं? चंद सौ या चंद हजार लोगों की बुनियाद के ऊपर आप कैसे कर सकते हैं कि करोड़ों लोगों का आप हक ही छीन लेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये ज्यादती है जो राणा सनाउल्लाह साहब ने की। शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। मरवत साहब, जिन्हें इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया था, उन्होंने दावा किया है कि जनरल फैज़ उनके ख्याल में रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुदाखलत कर रहा था और उसने जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात भी की थी, जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत ने कहा कि एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम गिरफ्तार हुआ था। असल में ये गिरफ्तार नहीं हुआ था, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम जो है, इसको बाकायदा अगवा किया गया था 13 और 14 अगस्त की रात को 2024 में। फिर काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद इसका पता चलता है और ये मिल जाता है, फिर इसकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। इसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इसने सहूलतकारी की है किसी गैर मुल्की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियत की राब्ता करवाने में इमरान खान साहब के साथ। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरी बहनों से कहो मेरे लिए आवाज़ उठाएं। जो डॉक्टर्स आए हैं मैं उनसे मुतमईन नहीं हूँ, जो चेक करने के लिए आते हैं इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा मैं उनसे मुतमईन नहीं हूँ। डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, इनसे कहा जाए कि मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स चेक करें। ये अलीमा खानम ने ट्वीट करके इमरान खान साहब के हवाले से बताया। नाज़रीन, एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ हुई है। देखें, जब नेगेटिव थी तो मैंने उसको नेगेटिव बताया था, जब पॉजिटिव है तो फिर मेरा काम है कि मैं ये भी बताऊं कि अब वो चीज़ ठीक हुई है। शफीउल्लाह जान ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हम नून लीग से डबल जुल्म करेंगे, हम इनसे इंतकाम लेंगे। मैंने उस स्टेटमेंट के ऊपर वीलॉग किया और मैंने उसकी मजम्मत की कि अगर आपने भी आकर बदला लेना है और इंतकामी सियासत करनी है तो फिर तो ये सारा कुछ करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। पाकिस्तान में किसी को किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, बेनज़ीर भुट्टो ने बात ठीक कही थी। जो असल में बात है वो तो पीपल्स पार्टी ने तो जमहूरियत कभी देखी ही नहीं। बेनज़ीर भुट्टो के बाद इनको तो पता ही नहीं है, सरदारियों का कब्जा हो गया पार्टी के ऊपर। इन्होंने बेनज़ीर का स्टेटमेंट लेके तो गेम उठा दी। बेनज़ीर ने कहा था कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है, और अगर आप रूल ऑफ लॉ लेकर आए पाकिस्तान में तो हर जालिम से इंसाफ हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ लाने की बात करनी चाहिए, इंसाफ की बात करनी चाहिए, एहतसाब की बात करनी चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। जब आप इन चीज़ों की बात करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली इन सारों का एहतसाब हो जाएगा, बजाय इसके कि आप कहेंगे हम बदला लेंगे। तो अच्छी बात यह है कि शफीउल्लाह जान ने इंतकामी कार्रवाइयों के अपने बयान की तरदीद कर दी है, और वो बयान उनका एक रद्द-ए-अमल के तौर पे था। उनका ये कहना है कि जैसे हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो कभी कभी इस तरह का बयान हम रद्द-ए-अमल के तौर पे देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि फौरी तौर पे ना सिर्फ उन्होंने इस बात का इदराक किया कि जो स्टेटमेंट मैंने दिया वो स्टेटमेंट गलत है, और ये उसूल भी गलत है। अगर आज एक बदला ले रहा है, कल दूसरा लेगा, परसों तीसरा लेगा, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो बड़ा आसान रहेगा। ये जर्नैल आपके सरों के ऊपर हमेशा अपने जूते रख के मुसल्लत रहेंगे। कभी एक सियासतदान दूसरे को मारेगा, दूसरा सियासतदान तीसरे को मारेगा, तीसरा फिर पहले को मारेगा, पहला फिर दूसरे को मारेगा, दूसरा फिर तीसरे को मारेगा, और ये इस तरह चलता रहेगा। और जर्नैल अपने जूते लेकर इनके सर के ऊपर सवार रहेंगे कि ये आपस में लड़ते रहे हमेशा और हमारा भला होता रहे, पाकिस्तान पे कंट्रोल हमारा रहे, इनको लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छी बात है, शफीउल्लाह जान साहब ने अपना स्टेटमेंट जो है उसकी तरदीद की है, और वो एक पॉलिटिकल कारकुन है। अभी उनका नया करियर है, सुहेल अफरीदी का भी नया करियर है। उनको ये सीखना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत और हकीकी आज़ादी आ जाती है तो उसका मतलब है कि हर जालिम खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। हाँ, अगर कभी धमकी लगाने को बहुत ही ज्यादा दिल करे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और डिक्टेटर्स को और उनके तर्ज अमल को धमकी लगाएं। आप कहें कि ये लोग फ्रॉड हैं, आप कहें कि इन्होंने मुल्क पे कब्जा किया हुआ, आप कहें कि हम इनसे कब्जा छुड़ाएंगे और इनको कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे, हर डिक्टेटर की कब्र का ट्रायल हम करेंगे, ये आप कहें, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर कभी ये आप कर पाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नाज़रीन, हफीजुल्लाह न्याजी साहब का भी प्रॉब्लम मिलता जुलता ही है। एक बड़े अच्छे लिखारी है, एक बड़े अच्छे वालिद भी हैं। वो हसान न्याजी से मेरी अक्सर बात होती थी तो वो अपने वालिद को बहुत ऊंची जगह पे हमेशा रेट करता है। मुझे याद है आज भी मालम जब्बा में मैं एक दिन गया फैमिली के साथ, तो वहाँ पे हसान न्याजी, वो बहुत जुनूनी नौजवान है, तो इसके हाथ लग गई वो स्कीइंग करने वाला वो सिस्टम होता है, वो जूते शूते होते हैं उनके नीचे, वो प्लेट्स होती हैं उनके साथ, ये स्कीइंग कर रहे होते हैं, वो सारा इक्विपमेंट इसके पास था।
तो मैं देख रहा था कि ये कोई 15वीं 16वीं दफा ऊपर से नीचे आ रहा था, बेचारा पैदल चल के ऊपर जाता था, वो इतनी ऊपर, वहां से फिर स्कीइंग करता हुआ नीचे आता था। तो मेरे पास अच्छा 1-2 दफा ये गिरा भी बहुत बुरी तरह, तो मैंने इसको जाके पकड़ा, इससे मेरी बातचीत हुई, तो कहता है मेरा तो ख्वाहिश है कि मैं अब्बा को यहाँ पे लेकर आऊं। तो ये अपने वालिद से बहुत प्यार करता है और बड़ी अच्छी जगह पे रेट करता है कि वालिद ने बड़ी अच्छी तरबियत भी की है, बड़े अच्छे लिखारी भी हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बड़े अच्छे इंसान भी हैं, बड़े मिलनसार भी हैं। लेकिन एक उनका अजीबो गरीब ही तर्ज अमल है जो मैं हैरान होता हूं कि एक तरफ वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर बहुत जुल्म किया, वो ये बताते हैं बड़े बारोब अंदाज में, एक सरकारी ऑफिसर ने जो मुलाजिम है उसने इन्हें कहा कि जाओ जहां तक भागना भागो, ना कोई अदालत तुम्हारे बेटे का केस सुनेगी, और अगर कोई जज सुनेगा तो वो उसको लटकाएगा, तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, दौड़ लो जहां तक दौड़ना है। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं जी मुझे बड़ी तकलीफ हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी उन्होंने लिखा। एक बाप को वाकई तकलीफ होती है जब उसको ये कह दिया जाए अपने बेटे को, चाहे वो बेगुनाह है, बचाने के लिए तुमने जितना भागना है भाग लो, कोई अदालत तुम्हें इंसाफ नहीं देगी, और फिर वैसा ही हो, कई महीने गुजर जाएं, साल गुजर जाएं, वैसा ही हो, तो तकलीफ तो होती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इस निज़ाम से हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब शिकवा करते हैं, इसी निज़ाम के बारे में हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं कि ये जुल्म कर रहा है, जालिमाना निज़ाम है, और इस निज़ाम को जो शख्स कंट्रोल कर रहा है उसकी तारीफें करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कई मरतबा तारीफें कर दी, हालांकि वो इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है, जो जुल्म को हैंडल कर रहा है, जहां से जुल्म का चश्मा फूटता है, वहां पे आप तारीफें कर रहे हैं, और जो छोटे मोटे मोहरे हैं उनके बारे में आप नाम लिए बगैर ये कह देते हैं। देखिए मैं एक बाप की मजबूरी भी समझता हूं, मेरी फैमिली इन हालात से गुजरी है, मेरी फैमिली इन हालात से गुजरी है, ये बहुत मुश्किल, बड़े कठिन हालात होते हैं, और बड़ा सब्र चाहिए होता है, बड़ा हौसला चाहिए होता है। अब मैं तो जबरी तौर पे लापता था, मेरा तो पता ही नहीं था कि आना या नहीं आना इसने। मेरे बारे में तो खबरें भी चला दी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी बैठे हुए हैं नामवर, जिन्होंने कह दिया जी कि इमरान रियाज जो है वो दुनिया में नहीं रहा, मर गया। तो ऐसी ऐसी खबरें भी चला दी गई, तो बड़ी तकलीफ होती है फैमिली को। इनको तो चले पता है कि इनका बेटा कहाँ पे है, जेल में बंद है, किन हालात में है, पहले फौज ने रखा हुआ था, मिलिट्री कोर्ट ने उसको सजा दी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कितनी बड़ी तकलीफ होती है एक बाप के लिए। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि जो लोग इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तनकीद कर रहे हैं, उनसे लड़ना मुनासिब नहीं है। जो आप नहीं कह पा रहे ना, जो आपके दिल के अंदर है, जो तकलीफ है आपके दिल के अंदर, वो ये लोग कह पा रहे हैं। तो जो कह पा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर है, उनको ताने देने से बेहतर है कि उन्हें उनका काम करने दें। मैं जानता हूं आप भी वही सारा कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रह के, खास तौर पे जब आपका बेटा अपना जेल के अंदर, और जवान बेटा है जिसके ऊपर आपने सारी जिंदगी इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी कोशिश की है, और ऐसा लाइक बेटा है आपका, तो कोई बाप जो है, वो कोई बाप भी होगा, वो इसी सूरत में पहुंच जाएगा। लेकिन कम से कम जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दिया जाए। अब नाजरीन, हमारी जो गवर्नेंस के पोल है ना पाकिस्तान के, वो हर दूसरे दिन खुल जाते हैं। गवर्नेंस के मजीद पोल भी खुले हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये 5 दिन हो गए हैं। कोट अद्दू एक पंजाब का इलाका है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, मैं वहां बहुत आता जाता रहा हूं, मेरे दोस्त भी वहां पे रहते हैं कोट अद्दू में, और मैं उन्हें मिलने जाता था। बड़े ही शानदार लोग हैं कोट अद्दू के, बड़े डाउन टू अर्थ लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं वहां जाता था, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। तो कोट अद्दू में एक इंसिडेंट होता है, एक शादी के ऊपर जा रहे होते हैं लोग, और एक रिक्शा पूरे का पूरा वो पुल के ऊपर से वो गिर जाता है नहर में। अब ये जो नहर है ना, ये मुजफ्फरगढ़ कैनाल है, ये बड़ी गहरी नहर है, इसमें बहुत ज्यादा पानी बहता है, बहुत बहुत बड़ी नहर है, बड़ी गहरी नहर है, और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ से ना गाड़ी में, जब गाड़ी में खुद ड्राइव करता था, तो मैं देखता था इस नहर के दोनों किनारे पक्के हैं, तो इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। यहाँ मेरे पास वीडियोज है, मैं देख रहा हूँ कि अपनी मदद आप के तहत खवातीन जो है वो लोगों को निकाल रही हैं, रेस्क्यू कर रही हैं। ये मैंने खुद देखी वीडियोज, मैंने खुद तस्वीर देखी हैं। और एक रिक्शा जो गिरा है उसके अंदर 3 औरतें थी, 20 मासूम बच्चे थे, और 3 मर्द थे। अब वहां पे जो नहर है उसके गिर्द कोई हिफाजती बंदोबस्त ही नहीं है, पूरा रिक्शा ही अंदर गिर गया। अच्छा चले, रिक्शा गिर गया तो रेस्क्यू आ जाना चाहिए था, फौरी तौर पे नहर का पानी पीछे से बंद हो जाना चाहिए था। नहर का पानी बंद हो जाता तो कम से कम जो लाशें ढूंढना है वो आसानी होती, लोग जिंदा भी बच सकते थे। कुछ लोगों को जिंदा निकाल लिया गया, और तमाम लोगों को जिनको जिंदा निकाला गया वो मकामी अफराद ने निकाला। रेस्क्यू वाले जो है वो काफी ताखीर के साथ पहुंचे, 6-7 लोग उनके आए, एक कश्ती वो साथ लेकर आए, लेकिन एक भी लाश रेस्क्यू वालों ने नहीं निकाली।